हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर है जिसके अंदर हम मेडिवल हिस्ट्री को देखने की कोशिश करेंगे, उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर में हम रीड करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जो सेकंड इम्पोर्टेंट किंग है इन द स्लेव डायनेस्टी, जो ये गुलाम वंश है उसके सेकंड इम्पोर्टेंट राजा हैं इल्तुतमिश। तो उनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा क्या ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं जो लिए गए थे। इल्तुतमिश जब पावर के अंदर में आते हैं तो उनके पास ऐसी कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज़ थी, किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग राजाओं के द्वारा उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी गई। तो उन सब के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इससे प्रीवियस लेक्चर की, जिसके अंदर हमने जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उनके बारे में देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कैसे यहाँ पे जो स्लेव डायनेस्टी है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। तो उनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में रीड किया था। उनका जो समय है 1206 से लेकर जो 1210 का समय है वो उसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक पावर के अंदर होते हैं। एक दिन ऐसे ही वो चौगान खेलते हुए लाहौर के अंदर घोड़े से गिर जाते हैं। चौगान मतलब पोलो होता है स्टूडेंट्स, तो पोलो खेलते हुए वो घोड़े से गिरते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में जो प्रेजेंट समय में अनारकली मार्केट है लाहौर के अंदर, तो उस अनारकली मार्केट के अंदर ये उनकी डेथ होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। उनका जो टॉम है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टॉम है वो भी वहीं पे बना हुआ है लाहौर के अंदर ही। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखा। इससे पहले अगर हम एक बार ओवरव्यू लेने की कोशिश करें कि कैसे हमने जो इस स्लेव डायनेस्टी को, या जो मोहम्मद गोरी के ये जो स्लेव्स हैं इनका यहाँ पे रूल किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ, तो आप देखिए हमने देखा था कि 1191 का जो समय है उसके अंदर और 1192 का जो समय है, यहाँ पे इंडिया के अंदर दो ऐसे युद्ध होते हैं। 1191 की जो बैटल है, जिसे बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं, तराइन का युद्ध है। तो बैटल ऑफ तराइन के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है कि इस 1191 की बैटल के समय में जो पृथ्वीराज चौहान हैं, जो चौहान डायनेस्टी, जो चौहान किंगडम्स इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो चुके थे, काफ़ी सारे चौहान रूलर्स हुआ करते थे। आप देखिए हमने देखने की कोशिश की थी कि कैसे जब कन्नौज के लिए तीन जो डायनेस्टी हैं वो आपस में लड़ा करती थी, तो उन्हीं के आसपास के एरिया के अंदर में डिफरेंट टाइप के जो राजपूत किंगडम्स हैं वो इस्टेब्लिश हुए थे, चाहे वो परमार हों, चाहे वो चंदेला हों, दिल्ली के अंदर तोमर हों, सोलंकी हो गुजरात के अंदर में। तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो राजपूत किंगडम्स हैं वो इमर्ज हुए थे। उन राजपूत किंगडम्स के अंदर एक किंगडम होता है चौहान्स का, जो राजस्थान के अजमेर से रूल किया करते थे। चौहान डायनेस्टी कहाँ से रूल किया करती थी स्टूडेंट्स? अजमेर से रूल किया करती थी, आपको पता होना चाहिए। तो अजमेर से वो रूल करते हुए 1191 के समय में मोहम्मद गोरी से एक बैटल के अंदर वो लड़ते हैं, क्योंकि उनकी गुजरात के अंदर उनकी डिफीट हो चुकी थी और आसपास के सभी एरिया को उन्होंने जीत लिया था। आसपास के सभी एरिया को जीत लेने के बाद में उनके पास एक ही जगह बसती है, पंजाब के लिए मार्च किया जाए। पंजाब के एरिया के अंदर ही उस समय मोहम्मद गोरी होते हैं, और मोहम्मद गोरी भी जब इंडिया में पहली बार आते हैं तो उनके गुजरात के जो रूलर्स हैं वो 1178 का जो समय है उस समय में जो माउंट आबू हुआ है, प्रेजेंट समय में भी है माउंट आबू, तो माउंट आबू नाम की जो जगह है वहाँ पे सोलंकी रूलर्स यहाँ पे डिफीट करते हैं मोहम्मद गोरी को। तो मोहम्मद गोरी अपना प्लान चेंज करते हैं और पंजाब के रास्ते से इंडिया आने की कोशिश करते हैं, कन्क्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 1191 के समय में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैटल होती है, बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं। और इस तराइन की बैटल में, तराइन के इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। फिर उसके एक साल बाद में ही जैसे ही जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान अजमेर के लिए लौट जाते हैं, अजमेर को वापस चले जाएंगे। और जैसे ही उनकी जीत होती है, जीत के बाद में हमको देखने के लिए मिलता है कि एक साल का ये जो समय है, जो ये एक साल का ये समय है, इस एक साल के समय के अंदर में जो मोहम्मद गोरी हैं वो अपने आप को रीग्रुप करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, अपनी वॉर स्किल को चेंज करने की कोशिश करेंगे कि वॉरफेयर की टेक्निक में किस तरीके से युद्ध के अंदर चेंज लाया जाए जिससे हम यहाँ पे चौहान रूलर्स से डिफीट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, 1192 की एक बैटल होती है। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखते हैं। मोहम्मद गोरी को वो हराने के बाद में ही जो अजमेर है उसको लौट आए। उन्होंने मोहम्मद गोरी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया था 1191 की बैटल के अंदर में। तो 1192 की ये एक साल की ये जो बैटल है, इसी बैटल के समय हमको देखने के लिए मिलता है कि मोहम्मद गोरी यहाँ पे चौहान रूलर जो पृथ्वीराज चौहान हैं
उनको डिफ़ीट करते हैं और डिफ़ीट करने के साथ ही इंडिया के अंदर हमारे जो तुर्किश रूल है वो इस्टेब्लिश होता है। तो 1192 के अंदर जो तुर्किश रूल इस्टेब्लिश हुआ था, 1192 के इस तुर्किश रूल से लेकर और 1206 तक का जब तक यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का रूल नहीं आता है, इस समय तक मोहम्मद गोरी अपने ही स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे कमांडर इन चीफ के रूप में अपॉइंट करते हैं कि इंडिया का जो कमांड है, इंडिया को देखना है, इंडिया के जितने भी यहाँ पे जो रिलेशंस हैं, कौन से स्टेट के साथ लड़ाई करनी है, कौन से राजा के साथ संधि करनी है, वो सब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा देखना था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे एम्पायर को एक्सपेंड करने की काफ़ी कुछ कोशिश की। 1192 से लेकर 1206 का जो समय है, इन्होंने जो डोआब का जो इलाका है, गंगा यमुना का जो डोआब है, उस इलाके में गुजरात के अंदर चंदेला रूलर्स के अंदर में जो मैक्सिमम जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है उन्होंने कम्प्लीटली कैप्चर किया। और इन्हीं के एक साथी और होते हैं, वो यहाँ पे जो ईस्टर्न एरिया है, ईस्टर्न की अगर हम बात करें, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो एरिया है उसको वो यहाँ पे कैप्चर करेंगे। तो 1206 का जो समय है, इस समय तक कम्प्लीटली जो नॉर्दर्न इंडिया है उसके ऊपर कैप्चर हो चुका था मोहम्मद गोरी का। 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ होती है धमियक के पास, पंजाब में धमियक है, वहाँ पे खोकर नाम के ट्राइब के द्वारा उनको मार दिया जाता है। 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ होने के साथ ही यहाँ पे क्राइसिस क्रिएट होता है कि पावर के ऊपर कौन आएगा। तो पावर के ऊपर आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। वो एक स्लेव थे, बट उन्होंने समहाउ इंडिया को अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करने की कोशिश की, इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। सेंट्रल एशिया से उन्होंने दूर रखा, सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स से भी बचे रहे हम। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है कि सेंट्रल एशिया की जो पॉलिटिक्स है वो हाईली अनस्टेबल पॉलिटिक्स हुआ करती थी उस समय में। आज एक राजा है, थोड़े दिन बाद में कोई दूसरा राजा है, और काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेजन्स, टू मच अटैक, इन सब की जो इनस्टेबल पॉलिटिक्स है उससे हम बच गए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो वो डिसीजन लिया गया था उस समय में। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने समय में कुतुब मीनार इस्टेब्लिश करते जाते हैं बख्तियार काकी की याद के अंदर। एक सूफी सेंट होते हैं बख्तियार काकी, उनकी याद के अंदर में वो एक कुतुब मीनार इस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा 2.5 दिन का झोंपड़ा है जो अजमेर के अंदर इन्होंने बनाया था। तो ये कुतुब मीनार कुछ कंस्ट्रक्ट करके जाते हैं। उसके बाद में पावर के अंदर आते हैं इल्तुतमिश जो उनके दामाद हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के ही दामाद हैं इल्तुतमिश। स्टूडेंट्स, इल्तुतमिश के बारे में अगर हम बात करें, ये एक स्लेव डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर्स के रूप में इनको जाना जाता है। स्लेव डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर के रूप में किस तरीके से आप देखें कि जो इनिशियल जो भी राजा होगा वो यहाँ पे एम्पायर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। उसके बाद में कोई भी राजा जो सेकंड या थर्ड नंबर पे जो राजा आते हैं किसी भी डायनेस्टी के समय में आप देख सकते हो, चाहे आप मुगल डायनेस्टी के समय देख लीजिए, आप किसी भी डायनेस्टी के समय में आप देखिए, जो ग्रेट किंग है वो हमेशा थर्ड या फोर्थ स्टेज पे आएगा, क्योंकि फर्स्ट राजा के पास एम्पायर को इस्टेब्लिश करने की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे एम्पायर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कंटिन्यू यहाँ पे वो अटैक के पोजीशन में, ये लड़ाई के अंदर या वॉरफेयर के अंदर वो रहेंगे, तो एम्पायर को वेल इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ एम्पायर को ग्रेटेस्ट एक्सटेंट के ऊपर ले जाने की कोशिश की, न्यू हाइट्स को अचीव करने की कोशिश की। ये जब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब डेथ हुई 1210 के समय में, तो ये उस समय में जो चौगान खेलते हुए उनकी डेथ होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। जो लाहौर का जो अनारकली मार्केट है वहाँ पे वो अपनी अंतिम सांस लेते हैं। आज उनका जो टॉम है वो भी लाहौर के अंदर लोकेटेड है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो उनकी जब डेथ होती है तो इल्तुतमिश जो उनके दामाद हुआ करते थे, वो उस समय में जो बदायूं नाम की जगह है, बदायूं कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है बदायूं। तो बदायूं नाम की जो जगह है वहाँ पे ये गवर्नर हुआ करते थे। जब इन्होंने उनकी जो सैड खबर सुनी तो ये भी काफ़ी दुखी हो गए। अपने जो फादर इन लॉ हैं इल्तुतमिश को उस समय में जो चहलगामी हैं, जो नोबल्स हुआ करते थे, उनके द्वारा इन्वाइट किया गया, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सन हैं आराम शाह हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सन हैं आराम शाह, वो बेसिकली इनकम्पिटेंट राजा हुआ करते थे। उनके पास ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हुआ करती थी, ना कोई उनके पास वॉरफेयर की टेक्निक हुआ करती थी। तो आराम शाह को यहाँ डिफीट करने के लिए, उनको पावर से बेदखल करने के लिए वहाँ के जो नोबल्स हैं उनके द्वारा इनवाइट किया गया इल्तुतमिश को कि आप आइए और जो शासन है उसको यहाँ पे संभालिए। ये स्टूडेंट्स इलबारी ट्राइब नाम की जो ट्राइब है उससे ये बिलोंग किया करते थे, और इलबारी ट्राइब्स के बेसिस पे ही इन्होंने यहाँ पे स्लेव बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के।
और यहाँ एक स्लेव के रूप से इन्होंने जो आमिर सिकर है, जो लॉर्ड ऑफ हंट की जो पोजीशन है, वहाँ तक ये कंटिन्यू राइज किए हैं। मीन्स द सन इन लॉ बना कुतुबुद्दीन ऐबक का, उनके एक स्लेव होते हुए, और उसके बाद में लॉर्ड ऑफ हंट के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कुछ इल्तुतमिश की कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, बट जब वो पावर के अंदर आए, 1210 में 1211 का समय जो है जिसके अंदर ये पावर में आते हैं इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने काफ़ी सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको अचीव किया, उनको देखा, उनको फेस किया। फेस करने के बिहाइंड का रीज़न ये है कि जब बदायूं के ये गवर्नर थे और कुतुबुद्दीन ऐबक की जब डेथ होती है, तो डेथ होने के साथ कुछ समय के लिए पावर में आएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बेटे होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बेटे हैं आराम सा कुछ दिन के लिए पावर में आएंगे। और जब भी इनकम्पिटेंट राजा पावर के अंदर आएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो सराउंडिंग जो स्टेट हैं, जो यहाँ पे डिपेंडेंट स्टेट हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, इल्तुतमिश यहाँ पे खुद एक स्लेव थे, खुद एक स्लेव होने की वजह से उनका जो हेरिडिटरी क्लेम है, वो यहाँ पे कोई भी शासन के ऊपर कोई क्लेम नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए कि खुद एक स्लेव हैं और अगेंस्ट द मुस्लिम लॉ है कि कोई स्लेव कभी भी राजा की जो पोजीशन है उसके ऊपर रोज नहीं कर सकता, उसके ऊपर तक नहीं पहुंच सकता। कुछ पावरफुल जो नोबल्स हैं उनके द्वारा भी इनको रजिस्ट किया गया, इनको कम्प्लीटली जो पावर है उससे बेदखल करने की कोशिश की गई। मुस्लिम गवर्नर जो हुआ करते थे अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए, या इसमें अली मर्दान हैं। अली मर्दान वही राजा हैं जिनको कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे बंगाल बिहार का गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं उस समय में जब इल्तुतमिश यहाँ पे पावर के अंदर में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ख्वारिज़मी एम्पायर हुआ करता था, जो गजनी के अंदर जो ख्वारिज़मी एम्पायर हुआ करता था, उसके साथ भी हमारी जो लड़ाई है वो कंटिन्यू चलती रही उस समय तक। तो इल्तुतमिश यहाँ पे जब पावर के अंदर में आए थे, तो उन्होंने देखा कि जो सभी एरियाज़ हैं उनसे उनको काफ़ी सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो फेस की जा रही हैं। कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहा है, नोबल्स उनके अगेंस्ट में रजिस्ट कर रहे हैं कंटिन्यू। तो इल्तुतमिश अपना जो यहाँ पे जो एम्पायर है उसको जब स्टार्ट करते हैं, जब अपने एक्शन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है उसको सिक्योर करने की कोशिश की। नॉर्थ वेस्ट का एरिया को सिक्योर करने के लिए इल्तुतमिश यहाँ लाहौर तक जाते हैं और ख्वारिज़मी एम्पायर से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उनको यहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं कि उनको लाहौर तक सीमित किया जाए। और लाहौर से इन्होंने अपनी जो कैपिटल है, जो मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो उस समय में जो हेडक्वार्टर हुआ करता था, जो सीट ऑफ पावर हुआ करती थी, वो लाहौर के अंदर हुआ करती थी। तो लाहौर से इन्होंने जो अपनी जो एरिया है उसको दिल्ली के लिए शिफ्ट किया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी जाना जाता है कि किन्होंने जो लाहौर से दिल्ली के लिए शिफ्ट किया था गुलाम वंश के समय में। तो इल्तुतमिश के द्वारा लाहौर से दिल्ली के लिए जो अपना हेडक्वार्टर है, जो अपनी सीट ऑफ पावर है, उसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। लाहौर को इन्होंने बचाने की कोशिश की ख्वारिज़मी एम्पायर से। इनके जो नोबल हुआ करते थे जिसमें कुतुबी है, ये बेसिकली इन नोबल्स को यहाँ पे डिफीट करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के पास में इनको डिफीट करते हैं एक बैटल के अंदर में, और यहाँ पे इनको भी इन्होंने साइलेंट किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स और जो कोई हमारे यहाँ पे जो बंगाल बिहार के जो लोग बंगाल बिहार में उस समय में जो गवर्नर हुआ करते थे, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे, जिसमें गयासुद्दीन खिलजी नाम का एक राजा है, गयासुद्दीन खिलजी नाम का एक पर्सन है, वो वहाँ पे बंगाल और बिहार के अंदर काफ़ी अच्छे वर्क कर रहा था, पीपल्स की सिंपैथी थी। तो उनको भी यहाँ पे डिफीट करने की कोशिश की इन्होंने, उनको भी यहाँ पे डिफीट करने की कोशिश की। और ये बाद में जो इल्तुतमिश है उनके बेटे के द्वारा इनको मार दिया जाता है एक बैटल के अंदर में। स्टूडेंट्स, इल्तुतमिश के ही समय में जो चंगेज़ खान हैं, जो चंगेज़ खान नाम के जो मंगोल रूलर हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर हैं, तो चंगेज़ खान का उस समय में इंडिया में अटैक होता है। इंडिया में ये अटैक करेंगे, कम्प्लीटली इंडिया के अंदर अटैक नहीं करते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल एशिया के अंदर अटैक करेंगे ख्वारिज़मी एम्पायर के समय में। और ये ख्वारिज़मी एम्पायर जिससे इंडिया का पहले लड़ाई हुआ करती थी, जब इल्तुतमिश ने अपने एक्शन से स्टार्ट किए थे, जब पावर के अंदर आए थे, तो सबसे पहले इन्हीं से बचाने की अपने आप को कोशिश की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। 1211 से लेकर जो 1235 का जो इनिशियल फेज है उसके अंदर में इनके द्वारा इन्हीं से अपने आप को बचाने की कोशिश की गई थी। बट हमें देखने के लिए मिलता है कि 10 ईयर के बाद में 1221 का जो समय है, 1221 का जो समय है, उस समय में जो चंगेज़ खान है, जो मंगोल के जो राजा हुआ करते थे, मंगोल के जो यहाँ पे शहंशाह हुआ करते थे, उनके द्वारा यहाँ पे ख्वारिज़मी एम्पायर के ऊपर अटैक करने की कोशिश
कोशिश की जाती है। और ख्वारिज़मी के जो राजा हैं, जो शाह हैं वहाँ के, वो इंडिया के लिए यहाँ पे मार्च करते हैं। इंडस नदी के किनारे पे ये खड़े होते हैं और यहाँ पे इल्तुतमिश से अपने शरण मांगते हैं कि आप हमको शरण दीजिए क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। पर इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ अपने एम्पायर को बचाने की उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि अगर वो ख्वारिज़मी एम्पायर को या ख्वारिज़मी के जो शाह हैं उनको अगर वो शरण देते हैं, उनको अपने यहाँ पे शरण देते हैं, तो इनडायरेक्टली वे में जो मंगोल रूलर्स हैं उनको वो इनवाइट करते हैं कि आप हम इंडिया के ऊपर अटैक कीजिए। तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कि हम आपको शरण नहीं दे सकते, हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पे डिप्लोमेटिक जो अपना रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इन्होंने डिप्लोमेसी, टैक्ट एंड डिप्लोमेसी को यूज किया यहाँ पे कि कैसे अपने एम्पायर को बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पे जो शाह हैं, ख्वारिज़मी के जो शाह हैं, उनको यहाँ पे शेल्टर नहीं दिया गया। मंगोल रूलर्स आए, मंगोल रूलर्स ने अटैक भी किया ख्वारिज़मी के ऊपर, बट इंडस के बाद में वो क्रॉस नहीं किए क्योंकि इंडिया का जो टेम्परेचर था, जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी, उनको उस समय सूटेबल नहीं लगी। इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस उनको सही नहीं लगी, इस वजह से वो लोग इंडस को कभी भी क्रॉस करके इंडिया की तरफ नहीं आए। चंगेज़ खान कभी भी इंडिया के ऊपर नहीं आया। बट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चंगेज़ खान का जब अटैक हुआ था उस समय में इंडिया के अंदर कौन रूल किया करता था, कौन यहाँ पे राजा हुआ करता था। आप देखिए कि कुछ दिन पहले जो यूपीएससी का 2021 का जो पेपर हुआ है, 2021 के पेपर के अंदर आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया, 2021 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि तैमूर का जब अटैक हुआ था तो इंडिया के अंदर राजा कौन हुआ करता था। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि तैमूर का जब इंडिया में अटैक हुआ तो उस समय में यहाँ पे कौन रूल किया करता था, कौन से समय में तैमूर का अटैक हुआ गया था, तो ये आप बताना। तो इल्तुतमिश के द्वारा ये कुछ एक्शंस लेने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले जो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है उसको सिक्योर किया, उसके बाद में धीरे धीरे सभी लोगों को डिफीट किया। जो हिंदू रूलर्स हुआ करते थे उनको भी धीरे धीरे हर एक बैटल के अंदर इनके द्वारा डिफीट किया गया। चंगेज़ खान का जब इंडिया के ऊपर अटैक होने का जो समय आया तो इन्होंने अपना जो डिप्लोमेटिक जो पावर है उसको शो किया और उन्होंने जो ख्वारिज़मी के जो शाह हुआ करते थे उनको अपने एरिया के अंदर शेल्टर देने से मना कर दिया। शेल्टर देने का उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी। अगर हम बात करें यहाँ पे इल्तुतमिश के जो रूल है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं जो इल्तुतमिश के रूल ने इंडिया के अंदर अचीव किए। बेसिकली इनको रियल फाउंडर बोला जाता है कि जो तुर्किश रूल है, जो मुस्लिम रूल है, उसके ये रियल फाउंडर हैं इंडिया के अंदर। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो यहाँ पे एम्पायर को जस्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, इनके द्वारा जो लाहौर से दिल्ली के लिए जो हेडक्वार्टर है उसको भी इन्होंने शिफ्ट किया। लाहौर से दिल्ली के लिए एम्पायर को शिफ्ट किया और आप देखिए कि जो दिल्ली है उसके बाद में इमर्ज होती है और कंटिन्यू काफ़ी साल तक दिल्ली यहाँ पे सीट ऑफ पावर है। प्रेजेंट समय में भी जो सीट ऑफ पावर है वो दिल्ली है इंडिया के अंदर में। इनके कुछ मिनिस्टर हुआ करते थे जिसमें फ़खर उल मुल्क हैं, मोहम्मद जुनैदी हैं, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हुआ करते थे जिनके द्वारा काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेने की कोशिश की गई। ये रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। कुछ सिल्वर और गोल्ड कॉइन इनके द्वारा इशू किए गए हैं जिसमें टंका कॉइन बोलते हैं जिन्हें, वो इनके द्वारा इशू किए गए हैं। जो इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे उनके ऊपर आपको अरबी स्क्रिप्ट है वो देखने के लिए मिलेगी। जो नगरी स्क्रिप्ट इंडिया के अंदर रूल किया चला करती थी उस समय में वो यहाँ पे धीरे धीरे डिसअपियर होगी इंस्क्रिप्शंस पे, क्योंकि मुस्लिम रूल इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो चुका था, तुर्किश रूल इस्टेब्लिश हो चुका था। तो अरबिक जो स्क्रिप्ट है उसको यूज किया गया और जो मुस्लिम सिम्बल्स हैं उनको यूज किया गया यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस के ऊपर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इल्तुतमिश के बारे में तो इल्तुतमिश का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ और थी कि ये बेसिकली जस्टिस को डिलीवर करना चाहते थे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पे कोशिश की गई कि कोई भी व्यक्ति है वो इनको अप्रोच करे, डायरेक्ट इनके लिए अप्रोच करे। जैसा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये जहांगीर के द्वारा भी अडोप्ट किया गया था कि एक जो बैल है वो बांध दी गई थी महल के अंदर में और रस्सी उसके बाहर लगा दी गई थी कि आप रस्सी को खींचिए, बैल बजेगी और आपको राजा को पता होगा कि कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे अप्रोच किया है, न्याय के लिए अप्रोच किया है हमारे पास में। तो जस्टिस डिलीवरी इनका एक इम्पोर्टेंट इन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा कि इक्वल हैंडेड जस्टिस को ये डील करेंगे अपने सब्जेक्ट के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनके द्वारा जो खलीफा हुआ करते हैं, खलीफा के द्वारा भी इनको ऑनर दिया गया।
1228 के समय में इनको रिकॉग्नाइज किया गया खलीफा के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार है जो कंस्ट्रक्ट की गई थी, जो स्टार्ट की गई थी, उसको इन्होंने कंप्लीट करवाया। उसके साथ ही कुतुब शाही जो मस्जिद है, कुतुब शाही जो मॉस्क्यू है, उसको भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया। इनका जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, जो इल्तुतमिश के रूल के समय की जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें, तो मिन्हाज उस सिराज नाम के एक पर्सन हैं, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, तबगात ए नासरी नाम की जो किताब है, वो इन्हीं के समय में इल्तुतमिश के रूल के बारे में वो किताब बताती है कि इनका रूल कैसा हुआ करता था, जस्टिस को ये डिलीवर करने के लिए कितने यहाँ पे ज़रूरी हुआ करते थे। सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स इन्होंने इश्यू किए थे। ट्रेड और कम्युनिकेशन को यहाँ स्टार्ट करने के लिए या वेल डेवलप करने के लिए इनके द्वारा कोशिश की गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इल्तुतमिश के द्वारा कौन कौन से ऐसी जो कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी हैं उनको करवाया गया है, क्या क्या आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इनके समय में हुआ, तो हमने देखा जो कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है, जो कुतुब मीनार है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, बट कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 के अंदर डेथ होती है, 1210 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ होने के साथ ही हमको देखने के लिए मिलता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट की गई जो कुतुब मीनार है, उस कुतुब मीनार के काम को फिनिश करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा उसको फिनिश करवाया गया। उसके लेटर फेज में हमको देखने के लिए मिलता है कि जो फिरोज शाह तुगलक हैं उनके द्वारा भी उसको रिनोवेट कराया गया था, समय समय पे उसको रिनोवेट करवाया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनके द्वारा का एक रिजर्वोयर को डेवलप किया गया है, तालाब को इनके द्वारा बनाया गया है जो साउथ ऑफ कुतुब मीनार के पास लोकेटेड है। हमीद उद्दीन कानखा है वो उनके द्वारा डेवलप किया गया है। गंधक की जो बावड़ी है वो इन्हीं के द्वारा डेवलप की गई थी, जो उस समय में सूफी सेंट हुआ करते थे बख्तियार काकी की याद के अंदर ही इन्होंने जो गंधक की जो बावड़ी है वो कंस्ट्रक्ट की है। आप देखिए कि आप दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी जो बावड़ी हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये वाटर रिजर्वेयर होते हैं बेसिकली। गंधक की बावड़ी जो अभी बेसिकली कुछ समय से न्यूज़ के अंदर में भी थी कि वहाँ पे पानी ना होने की वजह से वो न्यूज़ के अंदर में थी। अगर से इनकी बावड़ी के बारे में भी आपने सुना होगा, दिल्ली के अंदर में विजिट भी किए होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इल्तुतमिश के अपने बेटे हैं उनकी मेमोरी के समय भी इनके द्वारा एक जो सुल्तान गहरी फिनेरी है उसको यहाँ पे मोन्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा ही। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश के द्वारा क्या क्या जो काम है वो करवाए गए हैं। गंधक की जो बावड़ी हैं उसको कंस्ट्रक्ट कराया गया, कुतुब मीनार का जो काम है उसको यहाँ फिनिश करवाया। इसके अलावा हौज खास के पास एक वाटर का जो पॉन्ड है वो भी इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया है जो कुतुब मीनार के साउथ में लोकेटेड है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ अचीवमेंट हैं इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश की कुछ डिफ़िकल्टी, उनके द्वारा क्या क्या एक्शंस लिए गए और क्या क्या उनके द्वारा अचीव किए गए। इल्तुतमिश की यहाँ पे टू मच वॉरफेयर के अंदर होने की वजह से, टू मच लड़ाइयों के पार्ट होने की वजह से इनकी तबीयत ख़राब होती है। बयाना के पास, बयाना राजस्थान में लोकेटेड है, बयाना के अंदर एक बैटल के अंदर इनकी तबीयत ख़राब होती है, इनको दिल्ली लिया जाता है। और जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है, प्रेजेंट समय में जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे इनकी डेथ होने के बाद में यहाँ इनके बेटे कुछ समय के लिए पावर में आएंगे, बट इसके बाद में इनकी पावर में आती है इनकी बिटिया रजिया सुल्तान, जिनका नाम है, पहली क्वीन है दिल्ली सल्तनत के समय की, जो वहाँ पे रूल किए हैं। 4 साल का ही रूल था, पर रजिया सुल्तान के रूल को आपको रीड करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रीड करेंगे। तो रजिया सुल्तान के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। जब तक आप इल्तुतमिश के बारे में रीड कीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। लाहौर से दिल्ली के लिए शिफ्ट किया गया, तो ये आपको यहाँ पे रीड करना चाहिए इल्तुतमिश के बारे में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।